हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। जो हम ईवीएस की एनसीईआरटी कर रहे थे तो उसके हमने 2 पार्ट कर लिए। आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकेंगे। तो आज हम तीसरे पार्ट से इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो सीटेट में आप जानते ही हैं जो 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी एनसीईआरटी पूछी जाती है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सीटेट तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमने इसके आगे की फूड एंड डाइजेस्टिंग हो गया, ये नाक और सपेरे की क्या ज़िंदगी होती है, सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आगे आज के देखते हैं आगे क्या दे रखा है। एक गरसार जगह है जहाँ जो झील है, ये 9 झीलें थी यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड थी। मतलब एक दूसरे से जो झीलें हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। जैसलमेर में वर्ष में एक बार भी वर्षा नहीं होती है। इस चक्कर में जो पानी होता था वो स्टोर किया जाता था। कुएं सूखते क्यों जा रहे हैं, तो ये एक आपको 3-4 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, तो आपको कुएं के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। मोटर द्वारा अत्यधिक प्रयोग के कारण जो कुएं हैं वो सूखते जा, तो ऐसी झील जिसमें वर्षा काल संग्रहण होता है, मतलब जो वर्षा के जल को संग्रहण किया जाता है वो खत्म हो गए हैं, इस कारण कुएं सूख रहे हैं। या ट्रीज के आसपास हमने जो सीमेंट कर दिया है और इसके कारण जमीन बना दी है, तो इसके चक्कर में कुएं जो है सूखते जा रहे हैं। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है जब जोधपुर में 1986 में वर्षा नहीं हुई थी तो वहां पे एक बावली बनाई गई थी, मतलब एक सीढ़ीदार कुआं बनाया गया था पानी को स्टोर करने के लिए। आगे समझते गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी वो कब हुई थी, 1930 में हुई थी। एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखा है सब। क्यों की गई थी, क्योंकि आंदोलन था, नमक कानून के खिलाफ था। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, अहमदाबाद से दांडी, जो कि सागर के किनारे से स्टार्ट की गई थी। आगे बढ़ते हैं, मच्छरों से मुकाबला। तो समझते हैं क्या है मलेरिया जो है, वो मलेरिया में क्या सिम्टम्स होते हैं, बुखार आ रहा, ठंड के साथ कंपन होना। दवाई क्या दी जाती है, सिनकोना वृक्ष या शैवाल टी की शाखा से जो दवाई बनाई जाती है। आयरन हमें किससे मिलता है, तो आयरन हमें मिलता है गुड़, आंवला और हरी सब्जी से। मक्खियाँ क्या करती है, जो मक्खियाँ जो होती है पेट मतलब आमाशय संबंधी बीमारियों के कारण होती है। जिनसे मक्खियों से जो रोग होता है आमाशय संबंधी बीमारियाँ होती है। अलगी मतलब काई भी कहते हैं, एक प्रकार का पौधा है जो कि मुख्यतः बरसात के मौसम में पैदा होता है। आपने देखा ही होगा अपने आसपास। आइए रोनाल्ड रॉस के बारे में समझते हैं। इन्होंने क्या कहते हैं, वैज्ञानिक है जिन्होंने मच्छर पे यह बताया था कि मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। इससे पूर्व लोग मलेरिया के कारण एक बुरी और प्रदूषित हवा को मानते थे, कि पहले लोग सोचते थे कि जो मलेरिया होता है वो प्रदूषित हवा के कारण होता है। जो रोनाल्ड रॉस ने हमें बताया मलेरिया जो है मच्छर की वजह से होता है। मलेरिया एक सिंगल कॉर्ड पैरासाइट से होता है, जिसे हम किसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो सफ़ेद स्पॉट्स पड़ जाते हैं इससे। आगे समझते हैं एनीमिया के बारे में। तो जो एक नॉर्मल इस दिल्ली का स्कूल था वहाँ पे ये पता चला 17 नवंबर 2007 में दिल्ली के स्कूलों में बीमार हजारों बच्चे जो थे वो एनीमिया बीमारी से बीमार हुए थे। इससे क्या होता है, खून पोषण की कमी से होने वाली बीमारी, मतलब खून में कमी आ जाती है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वृद्धि विकास रुक जाता है, एनर्जी लो हो जाएगी, आपका जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। हेल्थ चेकअप हुए, बच्चों की हेल्थ कार्ड्स बनाए गए और फिर क्या हुआ, आयरन की दवाइयाँ दी गई। तो आपको पता ही है आयरन में क्या खाया जाता है जब आयरन की कमी, जब पालक हो गया, गुड़ हो गया, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया ही था। मलेरिया की दवाई जो बनाई जाती है वो सिनकोना से बनाई जाती थी। पुराने समय में शैवाल पेड़ की छाल टहनी को पीस कर एक दवाई बनाई जाती थी, ठीक है, जो मलेरिया के लिए बनाई जाती थी। टहनी को उबाल कर उसका पानी पिलाया करते थे, जो अब दवाइयों के रूप में दिया जाता है। तो ये सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाया जाता था। अब आगे देखते हैं एक नेता की क्या विशेषता होती है। जब माउंटेन पे चढ़ते समय जो एक टीम का लीडर जो होता है वो क्या करता है, दूसरों के बैग उठाने में मदद करता है, ग्रुप को आगे भेजकर स्वयं लास्ट में जाए, ये उसको करना होता है। जो नहीं चढ़ पाते उनकी हेल्प करे, रुकने व आराम के लिए एक अच्छी जगह का चयन करे, उन्हें दिक्कत है तो उनका ध्यान दे, समूह हेतु खाने को पर्याप्त बंदोबस्त करे, अच्छा करने पर दूसरों को क्रेडिट व कुछ गलत होने पर स्वयं की जिम्मेदारी ले। ये एक अच्छे जो नेता होगा, जो लीडर होगा, उसकी
विशेषताएं होंगी। आगे क्या है, विटामिन व आयरन हमें सर्दी में गर्म रखने में सहायक होता है, तो वो ये सब दवाइयाँ भी रखे अपने। तो ये एक अच्छे नेता की विशेषता है। ये आपको स्टेटमेंट ऐसे दे रखे होंगे, एक अच्छे नेता की क्या विशेषता है, सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करिएगा, तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। आगे देखते हैं, जब चढ़ते समय हमें बॉडी का जो कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तब बॉडी जो होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अब हम बछेंद्री पाल के बारे में समझते हैं। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो फिफ्थ जो वर्ल्ड की थी, मतलब पहली जो इंडिया वुमेन थी जो चढ़ी थी और जो 5वीं वर्ल्ड की थी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं, नेपाल में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है नेपाल में। आगे देखते 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया था। कितने टीम में सदस्य थे? 18 सदस्य थे, जिनमें महिलाएं थी 7 महिलाएं थी। 7300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के तूफान का सामना किया करने के बाद भी हार इन्होंने नहीं मानी थी। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या स्टेटमेंट दे रखा है। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर 8900 मीटर, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आए हैं तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। सब एनसीईआरटी की लाइन्स ही आती हैं पूरी, की ऊंचाई पर पहुंची 43 मिनट वह वहीं रही थी। तो ये दे रखा है बछेंद्री पाल के बारे में एनसीईआरटी में, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिए गए जो सीटेट में पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं, इस शेल्टर शो हाई। तो इसमें क्या दे रखा है? मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है भारत का। जो इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिटी कौन सी है? मुंबई। दिल्ली हेतु मुंबई से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, यूपी कितना 1400 पर किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर की जो रोड्स है वो ऊबड़ खाबड़ है ड्यू टू माउंटेन के कारण। लेह लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर से गुजरना पड़ता है। तो हमें लद्दाख पहुंचने के लिए कहाँ से गुजरना पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर से। वहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्रों में नायलॉन के टेंट का उपयोग किया जाता है। और जो कि आपको पता है, ये लद्दाख क्या है? वो ठंडा रेगिस्तान है। तो लद्दाख में लोग कैसे रहते हैं, आइए समझते हैं। एक मिनट। लद्दाख के घर लकड़ी के ढलान छत वाले व बर्फ से ढके होते हैं, जो कि मनाली में भी ऐसा ही होता है। लद्दाख में बहुत कम बारिश, बर्फ से ढके पहाड़, ठंड होती है। शुष्कता के कारण कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते। वहाँ इतनी ठंडी होती है कि वहाँ शुष्कता के कारण पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। झूले के यहाँ पे क्या कहते हैं? स्वागत को कहते हैं। स्वागत को झूले कहा जाता है। 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग होती है। जो बिल्डिंग होती है वो 2 फ्लोर्स की होती है। पत्थर के मकान होते हैं। पत्थर एक के ऊपर एक होता है। गीली मिट्टी व लेयर से जो दीवार बनती है। घर की जो फर्स्ट फ्लोर में जो होता है, पहला जो 2 लेयर होती है ना, घर की 2 बिल्डिंग्स होती है, 2 फ्लोर होते हैं। तो पहले फ्लोर पे जो भूसा भरा जाता है, सीढ़ियाँ जो होती है वो लकड़ी की होती है। जो निचला जो मंजिला जो होता है, जो फर्स्ट फ्लोर होती है, वो जानवरों के लिए व इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए होती है। जब ठंड बढ़ जाती है तो स्वयं भी नीचे ही रहते हैं लोग। फिर क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में विंडोज भी नहीं होती है इनके यहाँ। मोटी जो पेड़ी के तने का प्रयोग छत बनाने हेतु किया जाता है। लाल मिर्च, संतरी कद्दू, पीला और लद्दाख में होते हैं। ये सब लद्दाख में। समर सीजन में क्या होता है, मतलब गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में फलों व सब्जियों को ड्राई करके विंटर के लिए रख दिया जाता है सुखा के। जब ठंड के कारण उन्हें फ्रेश फ्रूट व सब्जी नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ ठंड में जो फ्रेश फ्रूट नहीं मिलते, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको पहले से मतलब गर्मी में सुखा के रख लेते हैं। लकड़ी की छत व मोटी दीवार ठंड से बचने में सहायक होती है। जो मोटी दीवार वो लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ ठंड से वो लोग बच सके, इसलिए यहाँ पे बनाई जाती है। यह संकुचित रास्ते, पथरीली पहाड़ी सड़कें और कहीं सड़कें ही नहीं होती हैं। तो जो सड़कें होती है वो पथरीली होती है और कहीं कहीं तो सड़कें ही नहीं होती है। एक चोंगथोंग के बारे में दे रखा है। 5000 मीटर पथरीले मैदान है। वहाँ बहुत ऊंचे जगह पर सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द व कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो लो होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और पेट्रोल पंप और मैकेनिक भी नहीं होते हैं। तो ये दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बारे में बता रखा है कि वहाँ लोग रहते कैसे हैं, कैसे अपने खाने को स्टोर कर, कैसे मकान होते हैं, कैसे फर्स्ट फ्लोर पे क्या होता है, खिड़कियाँ नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट्स आते हैं, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हैं। आगे जानते हैं चंपा जो जनजाति है उसके बारे में। वो पहाड़ियों पे रहते हैं। ये जो जनजाति होती है पहाड़ियों पे रहती है। ये 5000 के आसपास होती है, 5000 मीटर आसपास होती है टोटल। अपने बकरियों और भेड़ों के साथ ये मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। भेड़ बकरियों से दूध, मांस, खाल, टेंट, टेटू, कपड़ा, ऊन आदि ये लोग
करते हैं। घर परिवार अपने जानवरों या एक विशेष चिन्ह लगाया जाता है। जो इनकी जो बकरियां होती है इस पे एक विशेष चिन्ह लगाया जाता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं, अपनी जनजाति को समझ पाते हैं। जिस प्रकार की अधिक भेड़ बकरी व उतना अमीर, जिस परिवार के पास अधिक भेड़ बकरी वो उतना अमीर माना जाता था वहाँ पे। इस बकरियों से ही उन्हें पश्मीना शॉल हेतु ऊन प्राप्त होती थी। यह जनजाति लोग ऊंचे व ठंडी जगहों पर ले जाते थे। इनमें ऊन बहुत मुलायम व गर्मी देने वाली अधिक होती थी। तो पश्मीना शॉल के बारे में रही है, जो ऊन होती थी वो बहुत गर्म होती थी। इन्हें बहुत ऊंचाई पर कठिनाइयों में रखते थे क्योंकि मवेशी रह सकते हैं। जनजाति लोग अपना सारा सामान अपने घोड़ों व याकों पर ही लाते थे। तो ये लोग अपना जो सामान था वो किस पे लाते थे? घोड़े व याकों पे लाते थे। उनके टेंट को क्या कहते थे? रेबो। ये इंपॉर्टेंट, इस पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके याकों के बालों को बुनकर शरीर में एक कवर टाइप का बन जाता था जो उन्हें प्रोटेक्ट करता, मतलब उनको ठंड से उनकी सुरक्षा करता था। ठंड में 0 डिग्री से नीचे सेंटीग्रेड के तापमान पे भी ये लोग हवा में ये लोग रह सकते थे। जो चंगपा की जो भाषा थी वो क्या होती? चोंगथोंग का अर्थ क्या होता है? जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पॉइंट्स जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे सीटेट एग्जाम के लिए जब आप पेपर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।